दिल्ली दंगे के मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगी है। कोर्ट ने पुलिस की जांच पर तल्ख टिप्पणियां की हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने कहा, दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों की जांच के नाम पर दिल्ली पुलिस ने सिर्फ वक्त बर्बाद किया। कई मौकों पर पुलिस ने कोई कार्रवाई ही नहीं की। बिना किसी चश्मदीद गवाहों से मुलाकात के और बिना तथ्य के कई मामलों में चार्जशीट दाखिल कर दी। जज ने कहा, दंगों की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सिर्फ चार्जशीट दाखिल करने की होड़ दिखाई है। असल मायनों में केस की जांच ही नहीं हुई, सिर्फ समय की बर्बादी हुई। अदालत की नाराजगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव को यहां तक कहना पड़ा, इतिहास बंटवारे के बाद हुए इस सबसे बड़े और सबसे भयंकर दंगे को पुलिस की विफलता के तौर पर याद रखा जाएगा, क्योंकि इस कार्रवाई में पुलिस अधिकारियों की निगरानी में साफ कमी महसूस की गई। वहीं पुलिस ने भी जांच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की आंखों पर पट्टी बांधने का काम किया। दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए अदालत ने कहा, यह बात समझ से परे लग रही है। जब दंगे के दौरान लूटपाट हो रही थी, हिंसा हो रही थी, तब लोगों ने इस भीड़ को कैसे नहीं देखा। कुछ आंकड़ों के जरिए न्यायाधीश विनोद यादव ने कहा, दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में हुए दंगों में 750 मामले दाखिल किए गए। इनमें से ज्यादातर मामले इसी अदालत के पास हैं, जबकि सेशंस कोर्ट को उनमें से अब लगभग 150 मामले सौंपे जा चुके हैं। अभी तक 35 मामलों में ही आरोप तय किए गए हैं। कुछ मामलों को संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास वापस भेज दिया गया है, क्योंकि उनमें ऐसा कोई भी अपराध था ही नहीं जिस पर सेशंस कोर्ट विचार कर सके। अदालत ने यह भी कहा, बड़ी संख्या में ऐसे आरोपी हैं जो पिछले 1.5 साल से जेल में केवल इस वजह से बंद हैं क्योंकि उनके मामलों की सुनवाई शुरू ही नहीं हो पा रही है। ऐसा लगता है पुलिस अभी भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने में व्यस्त है। इस अदालत का कीमती न्यायिक समय उन मामलों में तारीखें देकर बर्बाद किया जा रहा है। यह मामला करदाताओं की गाढ़ी कमाई की भारी बर्बादी है। ये सारे कोर्ट के शब्द हैं। मामले में कोई वास्तविक और प्रभावी जांच नहीं की गई, यह भी कोर्ट ने कहा। कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लेकर यह कड़ी टिप्पणी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान की। इस मामले में 3 आरोपियों को सबूतों के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया गया, बरी कर दिया गया। कोर्ट ने पूर्व पार्षद जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम, राशिद सैफी और शादाब को बरी कर दिया। तीनों नेहरू विहार इलाके के रहने वाले हैं। दरअसल पिछले साल फरवरी में दिल्ली के चांदबाग समेत कई इलाकों में हिंसा भड़की थी। पत्थरबाजी और आगजनी की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए थे। 3 मार्च 2020 को ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। ये शिकायतें चांदबाग के रहने वाले हरप्रीत सिंह ने करवाई थी। हरप्रीत सिंह का चांदबाग इलाके में एक फर्नीचर का बिजनेस था, दुकान थी। हरप्रीत का आरोप था दंगाइयों ने उनकी दुकान में लूटपाट की थी। साथ ही लूटपाट के बाद दुकान को आग के हवाले करने का भी उन्होंने आरोप लगाया था। इसके अलावा एक शख्स की पान की दुकान जलाने का भी आरोप लगाया गया था। इन्हीं मामलों में दयालपुर पुलिस ने तीनों लोगों को आरोपी बनाया था, जिन्हें अब सबूतों के अभाव में कोर्ट से बरी कर दिया गया है। लेकिन बरी करते हुए अदालत ने दिल्ली पुलिस पर जो टिप्पणियां की हैं, वाकई बहुत गंभीर है। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज हमारा सवाल, दिल्ली दंगों पर क्या वाकई पुलिस ने, दिल्ली की पुलिस ने देश को गुमराह किया? और दंगों की जांच में क्या दिल्ली पुलिस ने पक्षपात किया? क्योंकि यही आरोप लग रहा है। राष्ट्र की बात में आज इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से शाजिया इल्मी आ गई हैं, पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अभिषेक दत्त आ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। आप तस्लीम रहमानी साहब को देख पा रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और एमपीसीआई से भी जुड़े हुए हैं। श्रीराज नायर हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ अभय दुबे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है। शाजिया, कोर्ट की इतनी गंभीर टिप्पणियां न सिर्फ दिल्ली पुलिस पर हैं, एक तरह से आपके गृह मंत्रालय, क्योंकि अमित शाह के गृह मंत्रालय के अंदर दिल्ली पुलिस आती है, आपके गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय और आपकी सरकार पर है। जी बिल्कुल नहीं है। ये जो कोर्ट के जो जितने भी जो ऑब्जर्वेशन है
वो दिल्ली पुलिस के लिए हैं और दिल्ली पुलिस से आप ये सवाल पूछिए। मैं भाजपा के लिए बोलती हूँ और मेरे अधीन नहीं है दिल्ली पुलिस, हाँ। तो मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकती। और आप जो कनेक्ट करके और हर जगह की बात करते हैं, तो अब ऐसे तो इस तरह से तो आप जो कुछ भी दिल्ली में होता है और दिल्ली पुलिस अच्छा करे बुरा करे तो भाजपा का प्रवक्ता उसका जवाब दे। आई एम सॉरी, दिल्ली पुलिस के स्पोक्स पर्सन को आप बुलाते और उनसे ये सवाल आप पूछते। हाँ। और अगर कोर्ट ने कहा है तो मैं जरूर कोर्ट की बात को ऊपर रखूंगी कि इतने मामले हैं, इसमें इतने हमारे बराबर से हिंदू भाई और बराबर से मुस्लिम भाई हैं। क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि सिर्फ मुस्लिम लोगों मुसलमानों के खिलाफ ये सारे अक्यूज हैं, लेकिन आप देखिए कि इतने बराबर से जब दोनों दोनों समुदाय के लोग हैं और दिल्ली पुलिस अपना अच्छा काम नहीं कर रही है तो बहुत ही गलत बात है ये। उनको अच्छा काम करना चाहिए था और सारे के सारे जो मामले थे उसके खिलाफ तफ्तीश बेहतर करनी चाहिए, ताकि जो जो लोग अक्यूज हैं, हिंदूज और मुस्लिम्स, 137 मामले शायद हैं, मैं एग्जैक्ट नंबर बता दूंगी आपको। हाँ। आपको ज्यादा बेहतर मालूम नहीं, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया, पर मैं दिल्ली पुलिस, हाँ, मैंने आपसे सवाल इसलिए किया, लेकिन मैंने जवाब दे दिया। मैं दिल्ली पुलिस की ना तो पैरवी करूंगी ना उनके तरफ से बोलूंगी। ठीक है, ओके। मैंने ये सवाल इसलिए किया शाजिया क्योंकि आरोप लगता है इन दंगों में पुलिस ने केंद्र सरकार के इशारे पर जांच में पक्षपात किया। इशारे को तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आपने पश्चिम बंगाल का भी जिक्र भी नहीं किया। कल इतना बड़ा कोर्ट ऑर्डर आया है कि 3000 कंप्लेंट्स में 1000 भी कंप्लेंट्स नहीं हुई हैं। पुलिस ने एफआईआर तक नहीं की है रेप केसेस पर। वो तो खैर स्टोरी नहीं बनी आपके यहाँ, लेकिन वो भी केस आया है और उसमें क्या कहा है कोर्ट ने, आप देखेंगे तो आपको हम लोग सब शर्मसार हो जाएंगे। वो तो इतने घिनौने मामले हैं। तो कोर्ट ने बहुत कुछ कहा है और वो सीधे सीधे पश्चिम बंगाल की पुलिस के अधीन है। तो वैसे बहुत सारे राज्यों के बहुत सारे मामले हैं, लेकिन मैं दिल्ली पुलिस की पैरवी नहीं कर रही हूँ। हाँ। और मैं तो ये तक कह रही हूँ कि दिल्ली पुलिस ने बराबर हिंदू भाइयों पर भी मुस्लिम भाइयों पर भी बराबर के केसेस करे हैं। शायद एक नंबर का अंक संख्या का फर्क होगा। तो अगर दिल्ली पुलिस अपना काम नहीं कर रही है तो दिल्ली पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है और उसे करना चाहिए, मैं ये बोल रही हूँ। बहुत बढ़िया। नहीं, बिल्कुल ठीक है, फेयर इनफ। शाजिया कह रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं बोलूंगी, लेकिन अगर दिल्ली पुलिस ने जांच में कुछ गड़बड़ी की है उसको सही करना चाहिए। पर शाजिया इतनी तीखी टिप्पणियां आपने सुना, इतनी तीखी टिप्पणियां। मैं बहुत साफ बात करती हूँ मानव जी, और मैं बिल्कुल साफ बात करती हूँ। और मुझे लगता है ये इन्वेस्टिगेशन की कमी होना अपने आप में बहुत बड़ा एक गुनाह है और इससे बहुत से लोग जो अक्यूज हैं वो अक्यूज रहते हैं और उसमें दोनों समुदाय के लोग आते हैं। क्योंकि अगर ये कहा जा रहा है कि सिर्फ मुसलमान लोग जो हैं फंसे हैं, तो ऐसे बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी होंगे जो फंसे होंगे। क्योंकि अगर आप संख्या देखेंगे हिंदुओं और मुसलमानों की तो वो बराबर की संख्या है। ओके अभिषेक दत्त। अभिषेक, क्योंकि दिल्ली में 3 बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी इस डिबेट में नहीं है, उसने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। तो कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते आप इस पर क्या कहेंगे जो तीखी टिप्पणियां दिल्ली पुलिस पर आई हैं? क्या वाकई दिल्ली पुलिस ने पक्षपात किया दंगों की जांच में, और क्या केंद्र सरकार के इशारों पर यह किया? हमारा भाई बहुत आसान है आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आपके टीवी चैनल पे आके ये कहना कि दिल्ली पुलिस अलग है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार वो अलग है। बड़ी सोचने की बात है कि सबसे पहले राइट से पहले इंटेलिजेंस फेलियर होता है। दिल्ली के अंदर, शहर की राजधानी में उस समय कितना बड़ा दिल्ली के अंदर एक तरीके का पॉलिटिकल इवेंट चल रहा था। उस समय दिल्ली में ऐसे दंगे 3-3 दिन तक फैलते हैं। दिल्ली पुलिस को बिल्कुल भी पता नहीं चलता दंगों के बारे में। और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तब से लेके अब तक लगातार सभी लोग बार बार, हम सब लोग खुद बार बार ये टिप्पणी करते आ रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं हो पा रहा है, दिल्ली पुलिस का पक्षपात बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है और केवल हम तो कहते हैं जो भी गलत आरोपी है उसको पकड़ा जाए। परंतु उस समय भी हमने कहा कि तुरंत सीसीटीवी कैमरास को आप कैप्चर कीजिए, जितने भी वहां पे मोबाइल टावर्स हैं उनको आप कैप्चर कीजिए, अपने जितने भी लोगों को अक्यूज को पकड़ रहे उनको फ्रेम करने की आपकी मदद करेंगे। परंतु आज क्या है, ना आपके पास एविडेंसेस है, ना आपके पास कॉल रिकॉर्ड्स है और केवल इनोसेंट लोगों को आपने जेल में बंद करा हुआ है। और केवल यही नहीं, इनके ऊपर 20,000 25,000 रुपए की पेनल्टी भी कोर्ट द्वारा लगाई गई है। ये किसका फेलियर है? अगर आज भारतीय जनता की पार्टी की प्रवक्ता कहती है कि दिल्ली पुलिस अलग बोलेगी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दिखलाता है कि अपनी गलतियों से पल्ला झाड़ने का काम ये सरकार कर रही है। दिल्ली पुलिस इस तरीके से पिछले
ओके अभिषेक, 1-2 साल से आप कह रहे हैं लगातार। कि आप कह रहे हैं मासूम लोगों को फंसाया गया। शाजिया कह रही हैं जितने हिंदुओं पर केस हुए हैं उतने ही मुस्लिमों पर हुए हैं। आप थोड़ा डिटेल में देखिए, बताएंगे कि जो मासूमों को फंसाया गया, क्या वो धर्म देखकर फंसाया गया या फिर दोनों धर्मों के लोगों को फंसाया गया मासूमों को? मानिक भाई, मासूम का कोई धर्म नहीं होता। मासूम आप भी हो सकते हैं, मासूम मैं भी हो सकता हूं। जब हम बाहर निकल के पेट्रोल प्राइस के ऊपर धरना देते हैं तो हमको उठा के बंद कर दिया जाता है। अगर मैं आपको अपना बताऊं, पिछले 6 महीने में मेरे पे खुद 4 एफआईआर दिल्ली पुलिस कर चुकी है। क्यों? क्योंकि हम सफाई कर्मचारियों के हैं। क्यों और क्या कहते हैं कि आप इसके अंदर आती है। और 1 हफ्ते पहले दिल्ली में सभी मंत्रियों ने बड़ी बड़ी रोड शोज करी, वो दिल्ली पुलिस ने नजर नहीं आ रहा। और दिल्ली पुलिस को जब हजारों भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मोटरसाइकिलों पे निकलते हैं, परंतु अभिषेक एक सेकंड, एक सेकंड, आप प्लीज दंगों की जांच को अपने राजनीतिक प्रदर्शनों के दौरान हुई एफआईआर से मत जोड़िए प्लीज। बहुत गंभीर मामला है। किस तरीके राजनीतिक जो धरना प्रदर्शन होते हैं, रैलियां होती हैं, उसमें जो हर स्टेट में देख लीजिए, जो राज्यों की पुलिस होती है वो अपना एक्शन लेती है। अब पंजाब में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, उसकी भी चर्चा करनी पड़ेगी ना। हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, बहुत बड़ा बवाल हो गया। पंजाब में भी किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये है, धरना प्रदर्शन और राजनीतिक मसलों को छोड़ दीजिए। यहां दंगों की बात हो रही है। मैं दंगों के बारे में आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत लोग आरोप लगाते हैं और तस्लीम रहमानी अभी यही बोलने वाले हैं। देखिए, वो यही कहेंगे कि बीजेपी की सरकार के तहत दिल्ली पुलिस ने चुन चुनकर मुसलमानों के खिलाफ, मासूम मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, उनको जेल में डाल दिया। आप इससे सहमत हैं या नहीं? मानक भाई, जो भी व्यक्ति गलत है किसी भी धर्म का, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर मासूमों को जिस तरीके से जेल में बंद करा गया है बिना किसी सबूतों के, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ आपसे, वो एकदम उनको छोड़ना चाहिए। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अच्छा एक सेकंड अभिषेक 1 सेकंड। अच्छा ये और बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि मासूम जिनको जेल में डाला गया उनका कोई धर्म नहीं है, तो क्यों दिल्ली पुलिस ऐसा करेगी कि हिंदू मुस्लिम दोनों के मासूमों को जेल में डाल देगी दंगों के आरोपों में? क्यों? देखिए मानक भाई, जो आप सुनना चाह रहे हैं और जो मैं कहना चाह रहा हूँ बहुत स्पष्ट है। आपको पता है किस तरीके से दंगों के दौरान केवल और केवल ये हिंसा, कम्युनल राइट करने की वजह से आज दिल्ली को कितना नुकसान हुआ है। जब राइट्स हो रहे थे उस समय दिल्ली पुलिस नहीं थी, जब लोगों के घर जल रहे थे उस समय दिल्ली पुलिस नहीं थी। आज जब दंगाइयों को बंद करना था, वो ये दंगाइयों को बंद नहीं कर पाई। केवल और केवल अपने स्वार्थ की वजह से इन्होंने लोगों को बंद करा। और आज कोर्ट ने क्या टिप्पणी दी है, बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने में बिजी हैं, आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करे जा रहे हैं। और कितने मासूम लोग। ओके, एक और आरोप लगा दिया आपने अभिषेक, ये भी कह दिया कि जब दंगे हो रहे थे तब पुलिस नहीं थी। मतलब आपके कहने का मतलब है दिल्ली पुलिस ने दंगे होने दिए? अगर कोई पुलिस, आप मुझे बताइए, ट्रंप महोदय दिल्ली के अंदर बैठे हैं, उनसे 6 किलोमीटर दूर दंगे हो रहे हैं, आग लग रही है, 1.5 दिन तक वहां पे आग जलाए जा रहे, बम फेंके जा रहे हैं। उस समय कहां थी दिल्ली पुलिस? बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, बहुत बड़ा। बोलिए शाजिया। शाजिया जी, आपने जानबूझकर दंगे होने दिए? दंगे करवाए गए जानबूझ के, क्योंकि उस जगह पे पहले कभी भी तो जो सीए का कॉल था कभी दिया नहीं गया है उस पर्टिकुलर मेट्रो में। और पिंजरा जोड़ जो पूरी एक्टिविस्ट थी, उन्होंने बाकायदा, उनके प्रमाण हैं, वो जा के घर में औरतों से कह रही थी कि आपकी सिटीजनशिप ले ली जाएगी, अगर पुलिस वाले आएंगे तो उनके ऊपर आप जो है मिर्ची के पाउडर जो है फेंकिएगा। और उस जगह में पहली बार, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आ रहे थे, उस जगह में पहले हुए भी नहीं है। लगातार ओखला के पास हम जानते हैं कहाँ सीआरसी, सीएए और एनआरसी को लेकर लोग बैठे थे। पहली बार डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले 3 दिन पहले ये पूरा बवाल शुरू हुआ। तो वो तो जानबूझ के कराए गए हैं, वो तो जानबूझ के किया गया है ताकि एक बेइज्जत किया जाए देश को और देश के मीडिया को। देखे मीडिया और ये हेडलाइंस बने कि ट्रंप के आने पर क्या हो रहा है। वो तो हम जानते हैं, अभिषेक की बात से सहमत है। मानक भाई, मुझे एक बात बताइए, उस जगह में पहले सीए को लेकर कभी भी लोगों को बुलाया नहीं गया था। इंटेलिजेंस फेलियर कह रहे हैं अभिषेक जी, किस तरीके से बॉम्ब। अब अभी सवाल का जवाब दे दिया है, तो अब थर्ड उन्होंने गोल पोस्ट बदल दिया है, अब ये जवाब भी दे दिया, तब कह रहे इंटेलिजेंस फेलियर है। इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। अगर आज देश की राजधानी में दंगे होते हैं और पुलिस को पता भी नहीं चलता, मॉब दिल्ली के अंदर घुस रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं लोग और दिल्ली के अंदर दंगे भड़का रहे हैं, आपकी दिल्ली ऑलराइट, ओके 1 सेकंड, इस पर हम पहले भी डिबेट कर चुके हैं। तस्लीम रहमानी साहब,
तस्लीम रहमानी साहब, मैंने डिटेल में 2-3 बार 4 बार पढ़ी कोर्ट की टिप्पणी। आपने मुझे पता पढ़ी होगी और आप बाकायदा लेकर आए होंगे, क्योंकि कोर्ट की टिप्पणी बहुत इस समय और आपके पक्ष में भी है वो कोर्ट की टिप्पणी। अच्छा, रहमानी साहब नहीं सुन पा रहे हैं, शायद संपर्क टूट गया। 1 सेकंड में आ रहा हूं। अभय दुबे, अभय जी आप कैसे देख रहे हैं इस टिप्पणी को, दिल्ली पुलिस के खिलाफ कोर्ट की टिप्पणी को? अभय जी देखिए, दिल्ली पुलिस का नॉर्थ ईस्ट के दंगों में जो भूमिका है उसकी आलोचना पहले भी होती रही है, मैंने भी की है, दूसरे लोगों ने की है, हम लोग लगातार अखबार में लिखते रहे हैं और टीवी के ऊपर भी बोलते रहे हैं। लेकिन हम लोगों की आलोचनाओं से किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी और उसकी खिल्ली उड़ाई गई और कहा गया कि ये बिल्कुल बेकार की बात है, पुलिस निष्पक्ष होकर अपना काम कर रही है। जबकि हम लोगों को साफ दिखाई पड़ रहा था कि एक व्यक्ति खड़ा होकर धमकी दे रहा है कि इस तारीख तक अगर अमुक अमुक काम नहीं किया गया तो फिर पुलिस अपने आप देख ले, और पुलिस का सबसे बड़ा अफसर जो है वो उसके बगल में खड़ा हुआ है। इस बात को हम लोग सब जानते हैं, उनके वो तकरीरें अखबारों में छपी हैं, तस्वीर अखबार में छपी है, टीवी के ऊपर आई है। लेकिन जो भी मासूम या कसूरवार इस दंगे में जेल में है, जिनके खिलाफ FIR है, लेकिन उस व्यक्ति के खिलाफ कोई FIR नहीं है, उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है। मैं तो और भी ज्यादा पीछे जाऊंगा, उससे पहले दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए थे। भारत के इतिहास में और दिल्ली की राजनीति के इतिहास में इतना ज्यादा सांप्रदायिक जहर किसी चुनाव कैंपेन में किसी सरकारी पार्टी के मंत्रियों ने और विधायकों और सांसदों ने नहीं उगला, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनको ज्यादा से ज्यादा कह दिया गया कि आप एक दिन के लिए आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं। न दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज की, न किसी ने कोई FIR दर्ज कराई, न चुनाव आयोग ने कोई कदम। दूसरे, यहां तक दिल्ली पुलिस क्या है, दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी का अंग नहीं है, ये सही बात है, लेकिन दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आती है। अगर दिल्ली पुलिस का कोई गड़बड़ी कर रही है, जो साफ कोर्ट ने कहा है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय इसका जिम्मेदार है। इसकी जिम्मेदारी किसने डाली आई? माना कि आप तो जिम्मेदार नहीं है इसके, मैं भी जिम्मेदार नहीं हूं, अच्छा, अभिषेक जी भी जिम्मेदार नहीं है, तस्लीम रहमानी भी जिम्मेदार नहीं है। अगर दिल्ली पुलिस की गड़बड़ियों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय जिम्मेदार नहीं हो तो कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारों के हम लोगों को स्वर्ग से आयात करना पड़ेगा। अभय दुबे ने 2 आरोप लगाए, अभय दुबे ने 2 आरोप लगाए शाजिया। पहला आरोप को चाहिए कि इनका जवाब दे ऑब्जर्वेशंस का। ओके, अभय दुबे का पहला आरोप यह है आपकी पुलिस ने, ये उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी पुलिस ने जांच में पक्षपात किया, इसीलिए आपके नेताओं और विधायकों और मंत्रियों पर कोई एक्शन नहीं लिया, और दूसरा जिम्मेदारी तो गृह मंत्रालय को लेनी पड़ेगी। शाजिया देखिए, मेरे खिलाफ एक इंसान है डम्पी अहमद, जिसने इतनी बदतमीजी बदसलूकी पब्लिक मीटिंग में मेरे साथ की और मैंने कंप्लेन की, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं ये कहूं कि दिल्ली अमित शाह इसके लिए जिम्मेदार हैं। और मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत सारे हिंदुओं के भी नाम है। तो अगर तफ्तीश खराब तरीके से हो रही है तो उनके खिलाफ भी उसी तरह से हो रही है। और मैं कहानी को और आगे बढ़ाऊं, जब पीछे अब ले जा रहे शर्जील इमाम और अमानतुल्लाह खान की जो बातें थी, उसको लेकर दिल्ली के कुछ लोगों ने कहा है कपिल मिश्रा ना तो ऑफिशियल पोस्ट होल्डर है हमारी किसी पार्टी में, और वहां पे ये नारे उसने नहीं लगाए। उसने कहा आप लोग यहाँ से जाइए, क्योंकि हमारे देश का नुकसान होगा। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं 2 दिन बाद और प्रधानमंत्री आएंगे, इससे होगा आप यहाँ से जाइए, यहाँ पे दंगे भड़केंगे। उसने ये वाले नारे वहां पे नहीं लगाए, जो नारे लगाए गए वो पहले लगाए गए थे। और जो कुछ बातें कही गई है सीए के दौरान, मतलब मैं कह दूं तो मुझे शर्म आती है। गोलियां चली, क्या क्या नहीं कहा, कितना झूठ बोला गया सीए को लेकर, वो हम सब जानते हैं। और अब मैं बता दूं, उसी दिल्ली पुलिस ने 1.5 साल बाद अमानतुल्लाह के खिलाफ जब चार्ज फ्रेम करे हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं। मैं तो दिल्ली पुलिस को यह भी कहूंगी कि अरविंद केजरीवाल की वॉच पर, उनके बुलाने पर उन्हीं के मुख्य सचिव की पिटाई हुई है और उनके घर पर हुई है। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि ऐसा हुआ है कि एक चीफ मिनिस्टर के घर पर रात के 12 बजे धुलाई की जाती है। पर उसमें तो केस हुआ था ना शाजिया, उसमें तो केस हुआ था, और केस हुआ अमानतुल्लाह को के खिलाफ चार्ज फ्रेम हुए, और चार्ज फ्रेम हुए प्रकाश जारवाल पर, क्योंकि बाकायदा अरविंद केजरीवाल के सलाहकार ने कहा कि मैंने देखा उन्होंने मारा पीटा और उनके चश्मे गिर गए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई केस नहीं किया। तो हम भी ये बात कह सकते हैं ना, तो मतलब और ये कितनी शर्म की बात है कि अरविंद केजरीवाल तो कह रहे थे मार पिटाई हुई नहीं है, उसमें उन्होंने बाकायदा पब्लिक डोमेन में बोला है। केजरीवाल जी को तो क्लीन चिट मिल गई ना उस मामले में, उस मामले में तो केजरीवाल जी को क्लीन चिट मिल गई। क्यों होनी चाहिए? एग्जैक्टली, क्लीन चिट क्यों दी इस मामले में?
जब केजरीवाल जो मौजूद थे उन्होंने बुलाया है, उनके फोन कॉल रिकॉर्ड्स पर है कि उनके घर पे बुलाकर पिटाई हुई है, तो उनके घर पे, उनके सामने, उनके मौजूदगी पे, उनके बुलावे पर उन्हीं के मुख्य सचिव पे उनके विधायक मार रहे हैं और आप उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। तो मैं तो खुद इस बात को कह रही हूँ। ओके रहमानी साहब, अरविंद केजरीवाल ने ओके और रहमानी अरविंद साहब, केजरीवाल कह रहे हैं ऐसा कुछ हो ही नहीं था, साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। ओके तस्लीम रहमानी साहब, रहमानी साहब, ये जो कोर्ट की टिप्पणियां हैं बहुत तीखी टिप्पणियां, एक बार फिर से मैं ऊपर दिखा भी रहा हूं, ऊपर दिखा भी रहा हूं, ओके मैं दिखा भी रहा हूं और एक बार फिर से बता रहा हूं, कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं उसमें साफ साफ कहा है दिल्ली पुलिस को मैंने सुन ली है, मैंने पढ़ ली है, दाखिल करने की होड़ थी। रहमानी साहब, कोर्ट की आंखों पर पट्टी बांधी दिल्ली पुलिस ने, समय बर्बाद किया, निष्पक्षता नहीं दिखाई, बिना सबूतों के चार्जशीट फाइल कर दी, तमाम तरह की टिप्पणियां हैं। रहमानी साहब आपने पढ़ी होंगी, आप क्या समझते हैं इससे? जी देखिए बारक, ये बात सभी जानते हैं, इस पैनल के लोग भी और देश में अक्सर लोग जानते हैं कि पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है। किसी भी स्टेट में, जहाँ स्टेट ना हो, यूनियन टेरिटरी हो, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस ये सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, जो अभय दुबे जी ने भी अभी कहा। तो जब इस किस्म के तबसरे अदालतों से आए और पहली बार ना आए, बार बार आए, और एक पर्टिकुलर केस यानी जो ये लास्ट ईयर का राइट था, उस राइट को लेकर कितने बार मुख्तलिफ कोर्ट्स ने तबसरे किए, जुर्माना लगाया, और अभी तक वो सिलसिला, अब बरी होने का, पहले जमानतों का सिलसिला जारी था, अब बरी होने का सिलसिला जारी है। तो ये तो बहुत सीधी बात है। अब लोग सभी जो इस पैनल पे बैठे हैं, तकरीबन बीजेपी को छोड़ के, सबने ये कहा कि दिल्ली पुलिस ईमानदारी के साथ काम नहीं कर रही है, पक्षपात से फिसाद हो जाने दिया गया। फिसाद पे अगर इनपुट नहीं थे, इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन मैं कहता हूं कि जो कपिल मिश्रा के उस वक्त के स्टेटमेंट थे, जो अनुराग ठाकुर के स्टेटमेंट थे, जो और लोग सीएए के मूवमेंट को डीरिकॉग्नाइज करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए, उसको एंटी नेशनल करार देने के लिए ये फिसाद करवाया गया। शाजिया जरा सबर से सुन लीजिए, मैंने 15 मिनट बहुत सब्र से आपको सुना है, बहुत सब्र से आपको सुना है, और अगर आप चिल्लाएंगे, आपसे ज्यादा तेज आवाज है, आपसे ज्यादा तेज आवाज है मेरी, आप तमीज से सुनिए, तमीज से सुनिए। कसूरवार है आप, मुजरिम है आप मुजरिम हैं, आपकी पार्टी मुजरिम है। और मैं सीधे कहना चाहता हूं, नेक्सस है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट, पुलिस एंड मीडिया के कुछ हाउसेस का नेक्सस है। उस नेक्सस ने बेकसूर लोगों को कत्ल करवाया, उसने फिसाद करवाया, और आज अदालतों को वो साफ करना पड़ रहा है। ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये नेक्सस है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मीडिया हाउसेस और पुलिस का नेक्सस, और पुलिस को मिसयूज किया, आज तक किया जा रहा है। आप चाहते हैं मैंने मुसलमान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, आप कर रही हैं। आपके जहन में ये गंदगी है, हिंदू मुसलमान की गंदगी आपके जहन में है। आप बताइए, आज जितने नाम डिस्कस हो रहे हैं दिल्ली राइट के लिए, आज जितने नाम डिस्कस हो रहे हैं, कोई आपको याद नहीं होगा, एक गैर मुस्लिम नाम न बताइए। सारे मुसलमानों के नाम डिस्कस हो रहे हैं, एक गैर मुस्लिम नाम बताइए, एक नाम बताइए। मैं आपको सीधे कह रहा हूँ, आज आप ईमानदारी से बात नहीं कर पा रही हैं, आज आपके मुंह में जबान मौजूद नहीं है, आज अदालत ने आपकी जबानों पर ताले लगा दिए, आपको मुजरिम साबित किया है। ये साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी अगर मरकजी सरकार में रहेगी तो भारत के लोगों को डिवाइड भी करेगी, भारत में आतंक भी फैलाएगी, भारत में कत्लेआम भी कराएगी, भारत में राइट भी कराएगी, और बेकसूरों को जेल में भी भेजेगी। ये आपका कैरेक्टर है, हुकूमत हासिल करने के लिए कत्लेआम करना, खून बहाना, ये बीजेपी और आरएसएस का कैरेक्टर है, ये आपका कैरेक्टर है, ये आपकी पार्टी का कैरेक्टर है कि कत्लेआम, खून की बुनियादों पे आप सत्ता हासिल करते हैं, खून की बुनियादों पे आप सत्ता हासिल करते हैं, डिवीजन की बुनियादों पे आप सत्ता हासिल करते हैं। ये आपका कैरेक्टर है, ये आप बने इसलिए है कि आप सत्ता में आने के लिए खून बहाए, इसलिए आपको फासिस्ट कहा जाता है। ये रीजन है आपको फासिस्ट कहने का। नहीं,
आप सिर्फ पर्सनली होगा, आप पर्सनल होगी। आप चाहते हैं कि मुसलमान मरे। आपने इस मुल्क में आपने 70,000 फिसाद बर्पा किए इस मुल्क में। आप चाहते हैं मुसलमानों का मार्जिनलाइजेशन हो, आप चाहते हैं कि मुसलमानों के कारोबार खत्म हो, आप चाहते हैं कि मुसलमान जेलों में जाए, आप चाहते हैं कि मुसलमान मेन स्ट्रीम से अलग हो, ये आप चाहते हैं, ये आप चाहते हैं। और आप जैसी मुसलमान, एक सेकंड रहमानी साहब, एक सेकंड, और इसके बाद श्रीराज नायर आप ही के पास आ रहा हूं मैं। रहमानी साहब, बीजेपी और तमाम हिंदूवादी संगठन कहते हैं और सरकार की तरफ से भी बहुत सारे लोग कहते हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप के आने के समय सीएए के खिलाफ इस तरह के धरना प्रदर्शन नहीं हुए होते तो यह दंगा नहीं होता। सड़कों पर जो चौकड़ी मारकर लोग बैठ गए थे, अगर वो नहीं बैठते तो दंगा नहीं होता। रहमानी साहब, आपको इनको खामोश करना पड़ेगा। हाँ बोलिए। नहीं, आखिर कौन सी अदालत इस मुल्क की है जिसने यह कहा कि सीएए गैर कानूनी मूवमेंट था? बताइए मुझे एक अदालत का नाम बताइए। सुप्रीम कोर्ट तक केस गया है, सुप्रीम कोर्ट तक लोगों ने यह अप्लाई किया कि यह धरना खत्म करवाया जाए। एक अदालत का नाम बताइए जिसने शाहीन बाग तक को यह कहा हो कि धरना गैर कानूनी है, धरना हटाया जाए। एक अदालत नहीं, अब आप सच नहीं बोल रहे हैं, अब आप सच नहीं बोल रहे हैं। एक मिनट रहमानी साहब, एक मिनट माफ करिएगा, अब आप सच नहीं बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार नहीं, पांच बार कहा है धरना प्रदर्शन करना आपका हक है, लेकिन किसी दूसरे का सड़क जाम करना आपका हक नहीं है। आपको भी पता है ये बात। और जो कपिल मिश्रा का नाम आप ले रहे थे, वहां पर सड़क जाम थी सर। और उसके बाद 3 रुकनी कमेटी भी भेजी सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी कमेटी भी बैठी ये कहने के लिए कि वहां से धरने को अगर शिफ्ट कराना पॉसिबल हो तो पॉसिबल कराए। और इसी दिल्ली पुलिस ने सड़क को जाम करवाया, इसी दिल्ली पुलिस ने गैर जरूरी तौर पर तमाम चौराहे बंद किए, ट्रैफिक रोका, नोएडा तक जाके श्रीराज नायर, वो भी सुप्रीम कोर्ट की उस 3 रुकनी कमेटी। श्रीराज नायर बोलिए। अब तो कोर्ट ने कह दिया कि दिल्ली पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया दंगों की जांच में। देखिए, कोर्ट ने जो कहा उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं करीब 20 मिनट से सबको सुन रहा था। हाँ। देखिए, इसका मूल कारण अब रहमानी साहब जिस प्रकार से कह रहे हैं कि बीजेपी का या आरएसएस का जिस प्रकार से राज करने, ये सारी चीजें जो है ये हुकूमत के लिए ही हुई है, सत्ता हासिल करने के लिए ही है। पर किसने की? आज आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बुलाया, वो आए नहीं। क्यों नहीं आए? जिस प्रकार से सीए के नाम से मुसलमानों को इनसिक्योर किया गया, उनको भड़काया गया, उनके अंदर डर पैदा किया गया। तस्लीम रहमानी साहब जैसे लोग हैं और दिल्ली के विधायक अमानतुल्लाह खान, शर्जील इमाम जो चिकन नेक काटने की बात करता है, और जो आज अमानतुल्लाह खान रोहिंग्याओं को बसाने की बात करता है, जिस प्रकार से डेमोग्राफी जानबूझ के चेंज करके देश के अंदर विभाजन करने की बात करते हैं, इस प्रकार के नेता, मुस्लिम नेता, ये सब उसी का नतीजा है। और इसमें अधिकतर जिस प्रकार से कीचड़ों के अंदर हिंदुओं के शव पाए गए, ये बहुत सोची समझी रणनीति के अंतर्गत ये जो जालिम लोग हैं, जो पूरी दुनिया में जिनकी वहशत फैली हुई, तालिबान से लेकर अफगानिस्तान से लेकर सीरिया से लेकर लेबनान से लेकर इराक से लेकर ईरान तक, सब जगह पूरी दुनिया जहां जहां इनकी सरकार है, सारी जगह पर खून खराबा चल रहा है। और ये भारत की बात कर रहे हैं। भारत में ऑलरेडी एक विभाजन केवल धर्म के नाम पर हुआ है। और आज भी जो दिल्ली के दंगे हुए हैं, वो ये शर्जील इमाम, अमानतुल्लाह खान और यहाँ बैठे रहमानी साहब जैसे लोगों की वजह से ये दंगे हुए। मैं कोर्ट के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, पर इन जैसे लोग जो लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी जो बोलते हैं, करिए ना, रहमानी साहब आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, एक सेकंड। श्रीराज, कम से कम आप इतना तो मानेंगे, ठीक है, आप अगर कोर्ट की टिप्पणी पर कुछ कहना नहीं चाहते, श्रीराज नायर कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि दिल्ली दंगों में जिसने कानून अपने हाथ में लिया, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सब पर कार्रवाई बराबर होनी चाहिए। ये तो आप कह सकते हैं ना। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हम कॉन्स्टिट्यूशन हम अपने संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम कहां कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को अपना काम करना चाहिए, पर ये लोग जिस प्रकार से टेरेस के अंदर पांच नॉन मुस्लिम के नाम बता दीजिए और कॉर्पोरेट जेल में गए, 5 नॉन मुस्लिम्स के पार्षदों ने जिस प्रकार से बम रखे, जिस प्रकार से हिंदुओं को रौंदा, और ये सोचिए, और ये पहले से होता आ रहा है। और ये लोगों के ये जो नेता है मुसलमानों के, वो खुद मुसलमान मेन स्ट्रीम में ना आए, उनको शिक्षा से वंचित किया जाए, उनको चिकित्सा से वंचित किया जाए। श्रीराज एक सेकंड, बस एक सेकंड। आपने कहा दोनों पर बराबर कार्रवाई होनी चाहिए,
लेकिन मानक भाई, कोर्ट की टिप्पणी तो मानक यही भाई। कह रही है कि कार्रवाई नहीं हुई, जांच ही ढंग से नहीं हुई। क्या लॉ एंड ऑर्डर इस देश में न्याय व्यवस्था का पालन होना चाहिए, पर ये लोग जिस प्रकार से बम घरों में रखते हैं, जिस प्रकार से कत्लेआम की साजिशें रचते हैं, वो भी पार्षद विधायक रोहिंग्या को कहाँ बसा साबित करके हुआ? उनसे भी क्राइम कहाँ करवाते हैं। साबित हुआ? आप लोग वो रोहिंग्या झूठ को बोल- बसा रहे वही तो दिल्ली में, झूठ बोल रहे थे और आप आपने वो। जब 56 रोहिंग्या आपकी को सरकार इन्होंने यही झूठ बोल रही थी। वायदा किया है। यही झूठ यहाँ अभी दिल्ली में रोहिंग्या अबे को दुबे बसा कुछ रहे कहना चाह रहे यहाँ हैं? पे अबे दुबे, बारिशों को बसा रहे हैं। ओनली अबे दुबे बोलेंगे, सिर्फ अबे दुबे। अबे जी बोलिए। देखिए, अदालत की टिप्पणियों से 3 तरह के सवाल उठते हैं। मानक, अदालत की टिप्पणियों से 3 तरह के सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये उठता है, क्या दिल्ली पुलिस इन दंगों को रोक सकती थी और उसने नहीं रोके? क्या ऐसा हुआ? दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली पुलिस ने सही लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए? क्या वो वास्तव में दंगों में भागीदारी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, वो किसी भी कोई भी धर्मावलंबी हो, इससे मुझे मतलब नहीं है। और तीसरी बात यह है कि जब उसने मुकदमे दर्ज कर लिए और गिरफ्तारियां कर ली, उसके बाद क्या उसने सही तरीके से जांच की? जो चार्जशीटें दाखिल की गई हैं, क्या वो उनके पीछे एक सही किस्म की जांच है, या वो ऐसे ही चार्जशीटें दाखिल कर दी गई हैं और कोर्ट उनको खारिज करने की स्थिति में पहुंचा हुआ है? इन 3 सवालों के ऊपर हम लोग चर्चा करें, और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि वो कोर्ट के इन सवालों की रोशनी में, कोर्ट की टिप्पणियों की रोशनी में इन सवालों की सफाई दे। दिल्ली की जनता के सामने भी केंद्रीय गृह मंत्रालय खड़ा हुआ है कटघरे में, देश की जनता के सामने भी केंद्रीय गृह मंत्रालय खड़ा हुआ है कटघरे में, वो इसका जवाब दे। ओके शाजिया, बाकी बातें तो राजनीति है, हम लोग करते रहेंगे और राजनीति में बहस चलती रहेगी। बातें मैं कहना चाहूंगी। हाँ शाजिया बोलिए। कि अगर देखिए, अकल बड़ी की बहस वाली बात है। अगर गृह मंत्रालय का कुछ भी इससे लेना देना होता जरा सा भी, तो वो क्यों चाहेंगे, हमारी सरकार क्यों चाहेगी कि जब हमारे प्रेसिडेंट दूसरे देश के बड़े मुल्क के प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो एक नई जगह में एक नया बवाल हो? तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा जानबूझ के किया गया। इसलिए मुझे बोलने दीजिए, मैं 10 सेकंड एक मिनट, शाजिया कंप्लीट कर रहे हैं। रहमानी साहब शाजिया कंप्लीट कर लें, उसके बाद कंप्लीट कर लें, उसके बाद एक एक करके 1 बाय 1। हाँ शाजिया बोलिए। तो 10 सेकंड बोलूंगी मैं। तो जानबूझ के एक नई जगह, क्योंकि यहाँ पे पहले सीए के प्रदर्शन नहीं हुए, मेट्रो पे औरतों को बुलाया नहीं जा रहा था। जहाँ पे हुआ है वो 3 दिन पहले या 2 दिन पहले बवाल बनाने की कोशिश की जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इस तरह के भारत की सरकार को और प्रधानमंत्री को नीचा दिखाया जाए और देश का अपमान किया जाए। जाहिर सी बात है, देश के ही गृह मंत्री ऐसा करना नहीं चाहेंगे, तो ये पॉइंट उनका पूरी तरह से खारिज हो जाता है, क्योंकि इतना भी बेवकूफ कोई नहीं है, और खासतौर से ना हमारी सरकार ना आम सुनने वाले। ओके, अभिषेक कुछ कह रहे हैं? नहीं, मुझे बोलने दीजिए। अच्छा बोलिए, शाजिया कंप्लीट कर लें पहले। मुझे बोलने नहीं, खत्म। बोलिए। छोटी सी चीज है, हाँ। छोटी। और ये आप आज की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, कल आया है कोर्ट का फैसला, कि ये भी बहुत बड़ा फैसला आया है हाईकोर्ट का, कोलकाता हाईकोर्ट का, कि 1900 कंप्लेंट में से सिर्फ 137 FIR जो है पश्चिम बंगाल में रेप और मर्डर के मामलों में, पॉलिटिकल वायलेंस में तय की गई है। इसमें HRC भी है। पहले आप अपनी होम मिनिस्ट्री का जवाब नहीं, मैं बता रही हूँ, वगैरह मुख्तलिफ मामले देंगी। नहीं, मैं इसका भी जवाब दे दिल्ली दूं। में मैंने इसका जवाब दे दिया है। और तीसरी बात मैं कह रही हूँ, इसमें इतने हिंदू हैं, जितने मुसलमान हैं उतने हिंदू हैं, हिंदुओं के साथ भी तो नाइंसाफी हो रही है ना। वो भी तो ओके, अभिषेक दत्त आ रहा हूँ। रहमानी साहब इसके बाद आ रहा हूँ। रहमानी साहब इसके बाद आ रहा हूँ। अभिषेक कुछ कह रहे हैं, बोलिए अभिषेक। महाराष्ट्र के मंत्री को, नारायण राणे जी को गिरफ्तारी करने पर ईडी नोटिस भेजती है। केंद्र सरकार की तो बहुत सिंपल पॉलिसी है, जो भी केंद्र सरकार की पोल खोलेगा या तो ईडी या दिल्ली पुलिस या सीबीआई के घर पहुंच जाएगी। अब आप एक चीज समझिए, मैं इन्हीं की बात, शाजिया अल्मी जी और जो भी ये प्रवक्ता बीजेपी के बैठे हैं, बीएसपी के, इनको पहले मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी भूमिका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की होती है दिल्ली में। केंद्र सरकार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अधीन आती है। क्या ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम क्यों नहीं लेते अपने मुंह से? आप दिल्ली के अंदर इतने बड़े दंगे कराते हैं, मासूम लोगों को बंद कराते हैं और कोर्ट आपको फटकार मारती है। आपको माफी मांगनी चाहिए आज आके। आज आपको टीवी चैनल पे माफी मांगनी चाहिए। आपकी वजह से माफी ना मांगने के बदले आप दुनिया भर की बातें करते हैं। ओके श्रीराज बोलिए। श्रीराज नायक माफी मांगिए। बात बताइए। अभिषेक दत्त कह रहे हैं माफी मांगिए। पेट्रोल बम दिल्ली में आते देखिए, हैं, आपको कांग्रेस पार्टी को सारे दंगों, देश में पार्टीशन से लेके आज तक जो फसाद हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए देश से।
इन्होंने केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति की और आज इनके जोड़ीदार आम आदमी पार्टी आ गए। मुस्लिम वोट्स की नजर रख करके देश के अंदर मुस्लिम पोलराइजेशन करके उनको भाजपा संघ का डर दिखा करके सत्ता की कुर्सी हासिल करने के लिए सारे फसाद करवा रहे हैं और इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी इसका संज्ञान लेकर के कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए इन पॉलिटिकल पार्टीज को जो मुस्लिम समाज को पूरी तरह से पिछड़ा और पूरी तरह से वंचित रख करके उन्हें जानवरों से भी बदतर रख करके केवल और केवल इनकी कुर्सी के लिए उनको डरा करके इनसिक्योर बना करके और आज ये नेता बैठे हैं। सीए से क्या भारत के मुसलमान का लेने देना? सीए से भारत का मुसलमान इनसिक्योर कैसे? ओके, नो वन सेकंड, आ गए सीए पे। रहमानी साहब, जो अभी शाजिया कह रही थी उस बात में दम तो है। शाजिया कह रही थी कि आपने कपिल मिश्रा का बयान गिना दिया, अनुराग ठाकुर का बयान गिना दिया, शर्जील इमाम को भूल गए आप। इसी तरह और जो भड़काऊ बयान दूसरे पक्ष की तरफ से आए आपने उनको मेंशन ही नहीं किया। इसीलिए आप पर आरोप ये लगेगा कि पक्षपात आप कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस नहीं कर रही। मुझे बताइए क्या? नहीं, हमारा उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। ये एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम दुश्मन सरकार जो बैठी हुई है, जो कत्लेआम करवा रही मुसलमानों का, हमने शर्जील की हिमायत की, एक दिन के लिए भी मजम्मत की हमने शर्जील की मजम्मत की हमने। लेकिन आप आज तक आपके मुंह में जबान नहीं है कि आप कपिल मिश्रा की मुखालफत कर सके। पाकिस्तान में हमको बताइए। अरे आप पश्चिम बंगाल की मिसाल दूंगा, मैं लक्षद्वीप की मिसाल दूंगा। इनोसेंट 60,000 मुसलमानों के ऊपर आपने पुलिस का जूता लाके खड़ा कर दिया। नहीं, आपने तो जिंदगी में सच बोला नहीं है। आपने तो जिंदगी में सच नहीं बोला, आपको मालूम है। मुंह मत खुलवाइए, मुंह मत खुलवाइए। लेकिन शर्जील इमाम को हमने सपोर्ट नहीं किया, हमने शर्जील इमाम को सपोर्ट नहीं किया। और मैं कह रहा हूँ आप इनकी आवाज बंद नहीं करेंगे। मानक आप इंसाफ से काम नहीं कर रहे। मानक, हाँ बोलिए। आप बुलवा रहे, आप शाजिया इल्मी को मौका दे रहे हैं, मुझे बोल लेना दे। बोलिए। आप मौका दे रहे हैं शाजिया इल्मी को कि मुझे बोल लेना दे। बोलिए, बंद कीजिए या तो उनका फेडर या मैं अपना बोलिए। कोई शौक नहीं मुझे आपकी डिबेट पे आके बैठने का। बोलिए तो सही। अरे सर, आप भी बोल रहे थे, अब देखिए शाजिया कह रही है, जब वो बोल रही हैं आप भी बोल रहे थे, इसीलिए थोड़ा सा वो भी बोलिए। अब ठीक है, बोलिए ना, कंप्लीट करिए आप। हाँ बोलिए। नहीं, इसने बोलना शुरू किया था पहले। चलिए बोलिए। मैंने कहा शर्जील इमाम की हमने एक दिन भी हिमायत नहीं की, लेकिन इनमें दम है कि अनुराग ठाकुर की मजम्मत कर सके, इनमें दम है कि ये अनुराग ठाकुर को कैबिनेट से निकाल सके, इनमें दम है कि ये कपिल मिश्रा को कहे कि ये हमारी पार्टी का आदमी नहीं है। ये नहीं है। तो ये जो सिलेक्टिविटी है कि अपने लोगों को, जो रति सत्यानंद घूम रहा है डासना में, नबी करीम की शान में, सुनिए तो सही, मेरी छोटी सी गुजारिश सुन लीजिए रहमानी साहब, मेरी छोटी सी गुजारिश। वो आपके संरक्षण में है। हाँ, छोटी सी गुजारिश। आप जो कपिल मिश्रा और ये अनुराग ठाकुर का नाम लेते हैं, सर आपको भी पता है, आप तो इतने ज्ञानी इंसान हैं, आपको पता है कि हिंदुस्तान के लॉ एंड ऑर्डर में और भी कई देशों में ऐसा होता है, अगर पुलिस आपका केस रजिस्टर ना कर रही हो, आप उस शिकायत को लेकर कोर्ट जा सकते हैं। यह आपको पता है सर। तो अगर आपको लगता है कहीं पर नाइंसाफी हुई है, किसी के खिलाफ केस होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो आपको कोर्ट जाना चाहिए। सर क्यों नहीं जाते कोर्ट? जाइए ना। गए हैं और जा रहे हैं। और अभी मैंने फिर दूसरा नाम, रति सत्यानंद कौन, वो डांसने वाले हैं, कितने लोग हैं इनके जो मुस्तकिल इस किस्म की बातें करते हैं, जो कहते हैं। और अभी गए ना एक साहब जेल में, ये इसी बुनियाद पे कबुल्लों का कत्लेआम होगा। ये सारी चीजें एक माहौल है ये जो ये लोग बना रहे हैं, और ये बड़ी खामोशी से उसको पुश करके उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उसके लिए पुलिस यूज कर रहे हैं। नहीं, आप ये बता रहे हैं कि आपने कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर के खिलाफ आपने कोर्ट में कोई केस किया है, आप ये बता रहे हैं? जमानत कैसे हो गई? क्या ये तथ्य है? क्या ये फैक्ट है? मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी मैंने नहीं किया, लेकिन लोग कोर्ट में मौजूद है, लोग कोर्ट में मौजूद है, फर्दर भी जाएंगे। अच्छा ओके, क्लोजिंग, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। अभय दुबे, छोटा सा कमेंट चाह रहा हूं। अभय दुबे, क्या ये जल्दबाजी नहीं है? और क्या आपको भी पता है सर कि जब दंगे होते हैं इस तरह के, उसमें जांच कितनी चैलेंजिंग होती है, चुनौतीपूर्ण होती है? क्या हमें थोड़ा और इंतजार नहीं करना चाहिए? पुलिस को और टाइम नहीं देना चाहिए? अभय दुबे।
नहीं, हम तो अदालत की टिप्पणियों के ऊपर बहस कर रहे हैं। हाँ, पुलिस को जो टाइम मिलना होगा, पुलिस को जो टाइम मिलेगा, पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन पुलिस ने अभी तक जो काम किया है, अदालत उससे सहमत नहीं है। अदालत उसकी कड़ी से कड़ी आलोचना कर रही ठीक है। है। आपने जो टिप्पणियां पढ़ के सुनाई हैं और हम लोगों ने जो पढ़ी हैं, उससे साफ है कि अदालत पुलिस के ऊपर आक्षेप कर रही है और हम उस आक्षेप के ऊपर बहस कर रहे हैं। हाँ। अब जहां तक सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप के हिंदुस्तान आने के खिलाफ ये साजिश थी ताकि मुल्क बदनाम हो, तो साजिश के सबूत भी लाने चाहिए। कौन लाएगा साजिश के सबूत? ये भाई, अगर ये साजिश थी तो साजिश के सबूतों का पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी सरकार की जांच एजेंसियों शाजिया की 20 है। सेकंड क्लोजिंग। शाजिया 20 सेकंड। वो बताया ना भाई, कौन सी साजिश हो रही थी, शाजिया बताइए। 20 सेकंड। उन लोगों को सजा दी जाए। शाजिया सुन पा रही हैं? जी, मैं कह रही हूँ कि अगर सरकार का अपमान करना था, मकसद मोदी सरकार का अपमान करना था, इसलिए जानबूझ के एक नई जगह को ढूंढा गया, क्योंकि शाहीन बाग में तो बाकायदा प्रोटेस्ट चल रहा था और किसी ने रोका भी नहीं। बाकायदा महीनों चला है, वो तभी खत्म हुआ जब कोविड आया। कितना कहा गया, हम लोग सब लोगों ने कहा भी कि क्यों नहीं खत्म किया जा रहा है, दिल्ली पुलिस ने कभी नहीं रोका टोका। तो नई जगह इसलिए चुनी गई थी ताकि वहां पे बदमाशियां हों, ताकि केंद्र सरकार को मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।